अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जो फैलाव है ये बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। गुज़श्ता 3 रोज़ से पाकिस्तान में 700 से 800 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 9500 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 192 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए ज़ाहिर है लॉकडाउन नहीं चल सकता। जिन ममालिक में रोज़ाना 500 से 600 अफराद मर रहे थे, वो भी लॉकडाउन को नर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। हमने कई चीज़ें खोल दी हैं, आसानियाँ पैदा की हैं ताकि लोग बाहर निकल सकें, जबकि लॉकडाउन नर्म करने के खिलाफ आलमी दायरा से दुनिया भर के ममालिक को खबरदार कर रहा है कि अगर लॉकडाउन की पाबंदियों को उजलत में हटाया गया तो इससे वबा के फैलाव में इजाफा हो सकता है। जब तक इस वबा के खिलाफ वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो जाती, कोई इलाज नहीं आ जाता, तब तक वबा के खिलाफ एहतियाती तदाबीर ही अपनाना होंगी। जबकि कुछ अर्सा पहले भी आलमी दायरा सेहत ने कहा था कि लॉकडाउन में नरमी बहुत ही खतरनाक साबित होगी और हो सकती है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा और अमवात का बढ़ना भी लॉकडाउन में नरमी की वजह से ही है? दूसरी तरफ बरतानवी अखबार ये लिखता है कि पाकिस्तान और भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद को कम बता रहे हैं, सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा खराब है। अखबार ये लिखता है कि दोनों ममालिक का हेल्थ केयर सिस्टम इतना कमजोर है कि उन्हें यूरोप और अमेरिका जैसी सिचुएशन का किसी वक्त भी सामना करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? अदाद शुमार ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में टेस्टिंग की सलाहियत कम है, क्या अभी उस तरीके से टेस्ट नहीं हो रहे? हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो कम है, जिसकी वजह से केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त 1,11,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं, जबकि कहा जा रहा है कि मुल्क में हजारों मुश्तबा मरीज मौजूद हैं जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं। कोरोना के फैलाव का असल खतरा वही है और ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को भी वापस लाया जा रहा है, जो कि यकीनन दुरुस्त इकदाम है। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा है कि सूबों को खौफ है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों के वापस आने पर वायरस फैल ना जाए कहीं। क्या हुकूमत ने बैरून मुल्क से लौटने वालों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मौसर इकदाम किए हैं? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान से 15 अप्रैल को मुलाकात करने वाले समाजी कारकुन फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया, जिस पर अब वज़ीर आज़म ने भी फैसला किया है कि वो भी अपना टेस्ट करवाएंगे। दुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आए। ओवरऑल क्या सिचुएशन है इस वक्त पूरे मुल्क में, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि ज़ाहिर है अभी पूरी दुनिया में जो है ना ये केसेस बढ़ रहे हैं, सिचुएशन संभलते संभलते ज़िंदगियों को नॉर्मल रूटीन पर आते बड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन एक तरफ जब हम बदतदरीज लॉकडाउन में नरमी भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदगान आप भी टीवी पर आकर बताते हैं और भी वज़रा जो हैं जब वो टीवी पर आकर ये बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी कहते हैं कि खदशात हैं, केसेस बढ़ सकते हैं, अमवात की शरह में इजाफा हो सकता है। तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी का तासुर यही है कि शायद हालात संभल रहे हैं, सुधर रहे हैं। लेकिन फिर अब देखें इतनी ज्यादा बाजारों में भी शॉप्स पे रश होना शुरू हो गया है, सड़कों पर रश होना शुरू हो गए हैं। आपको लगता है कि ये लॉकडाउन में नरमी की वजह से हालात कुछ खराब हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान में जो मैं जिसे स्मार्ट लॉकडाउन कहता हूँ, उसकी हिकमत अमली हमने शुरू से अपना रखी है। कोई भी मुल्क जो है वो बीमारी की वबा के फैलने को जिस तरीके से एड्रेस करेगा, ये इसका इन्हिसार बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है। बीमारी एक चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी के दूसरे जो शोबे हैं, लोगों की जो गुर्बत की सूरत हाल है, लोगों का जो रहन सहन है, उनका जो रोज़गार है, ये तमाम भी हुकूमत के लिए उतने ही अहम हैं जितनी कि बीमारियों का फैलाव है। लिहाजा हमें इसके लिए एक मतवाज़न पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को बीमारी से भी बचाया जा सके और उनको दूसरी मुसीबतों से भी बचाया जा सके। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसे हम कहते हैं, और मुस्तकिल इसीलिए रोज़ाना की बुनियाद पे अब तो हमने इस पे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बना लिया है। वज़ीर आज़म साहब खुद भी रोज़ाना की बुनियाद पे ब्रीफिंग लेते हैं, मशवरा होता है और फिर ये फैसला किया जाता है कि कौन सी चीज़ को खोलने से
कितना किस तरह खोलना चाहिए और उसका ताकि उसका कम से कम असर हो सके। तो ये एक मतवातर तज्जियात पे मबनी इक़दामात हैं जो हम कर रहे हैं। क्या इससे बीमारी फैल सकती है लॉकडाउन के उसको लूज करने से? बिल्कुल फैल सकती है। अच्छा, क्या बीमारी को नहीं फैलना चाहिए? क्या हम इसे 100% रोक सकते हैं? कोई भी नहीं रोक सका। क्या ये बीमारी अगर फैल जाए तो क्या बहुत सारे लोगों को मुतासर होंगे? 80% से ज्यादा मुतासर नहीं होंगे। अगर फैल भी जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। तो मतलब ये आपको तमाम हकायक जो हैं वो जहन में रख के फिर आपको फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन एक बात अपनी जगह पे बिल्कुल अयां है और वो ये है कि ये बीमारी जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, बड़ी तेजी से फैलती है और इसका एक बहुत महीन सा प्रोपोर्शन जो है, यानी आलमी सतह पे वो तकरीबन 4.8 लोग हैं, 4.8% लोग हैं। यानी अगर 100 लोगों को बीमारी होती है तो उनमें से 4.8% लोग हैं। ये मैं आपको आलमी औसत बता रहा हूँ कि जो जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है। सही। पाकिस्तान में ये शरह 2.5 से भी कम है अभी तक। सही। तो आपको ये सारी चीजें ज़हन में रखते हुए फिर आपको ये फैसला करना होता है कि क्या कहाँ खोलना है, कहाँ इक़दामात करने हैं, कौन से इक़दामात करने हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त अच्छा, फिर उसके साथ बहुत ये बड़ा चैलेंज ना, मतलब कि आप लोगों ने जो कारोबारों को आप लोगों ने खोलने की इजाजत दी है, जो आपने इंडस्ट्री खोलने की इजाजत दी है, बड़ा चैलेंज है कि एसओपीज पर कितना अमल हो रहा है। अब कल सिंध हुकूमत ने कुछ दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को इसलिए सील किया कि वो एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे थे। अब फिर नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने दवा साज इदारों को बंद करने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा भाई हम तो काम नहीं करेंगे, आप हमारी ये खोलें। तो मतलब ये है कि लोगों में खुद भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना। अगर कल को आप 4 कंपनियों को और बंद करने का फैसला करते हैं, वो तो हर कंपनी ब्लैकमेलिंग पर उतर आएगी, हर कंपनी बंद करना शुरू हो जाए। अब देखें ना, जिन्होंने दवाइयां बनाने वाली कंपनियां बंद की हैं, कल को दवाइयों की किल्लत हो जाती है तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। तो ये इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? जी, ये बड़ी अच्छी मिसाल है जी आपने जो दी है। हमने मैन्युफैक्चरर्स के लिए यानी कारखानेदारों के लिए जो मसनूआत बनाते हैं और जो बेचते हैं यानी दुकानों के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, हर चीज़ के लिए एसओपीज बनाएं। और ये वो ज़रूरी सनतें हैं कि जिनमें चीज़ें न बने तो उनकी किल्लत पैदा हो जाएगी। और अगर दवाइयों के सिलसिले में अगर दवाइयाँ ना बने तो उनकी किल्लत पैदा होगी और उसकी वजह से और तरह के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये दवाइयाँ बनाएं तो उनमें दवाइयाँ बनाने वालों में ये बीमारी ना फैल जाए। अगर वो मेडिकल स्टोर हैं तो वहाँ पे खरीदने और ग्राहकों के दरमियान ना फैल जाए। तो ये एक आपको मशरूत तौर पे इन चीज़ों की इजाज़त देनी पड़ती है और आपको फिर मॉनिटर भी करना पड़ता है कि क्या जो एसओपीज बनाए गए हैं उन पे अमल हो रहा है। जाहिर है कि 100% नहीं होता, हमें मालूम है, लेकिन अगर 90%, 70% भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप 70% की हद तक बीमारी के फैलने को रोक भी रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली जी अब तो यूरोप में और दूसरे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को लूज करने की बात हो रही है। हालांकि वहाँ पे अमवात जो हैं पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या है डॉक्टर साहब? इसको देर तक रोजाना की बुनियादों पर जी टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी जो जी रोजाना की बुनियादों पे हम अब तकरीबन 16,000 टेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा। और अगर हम जब अपनी ये जो नई हिकमत अमली है ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन, इसमें ब्लॉक टेस्टिंग जब शुरू करेंगे तो ये 30,000 से भी ज्यादा हो सकती है एक दिन के अंदर। सही। और ये बतदरीज बढ़ रही है। मतलब हमने जब शुरू किया मार्च के दूसरे हफ्ते में हम 400, 450 के करीब टेस्ट कर रहे थे रोजाना की बुनियाद पे। आज हम 8,000 से भी एक्सीड कर चुके हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी। इसमें सप्लाई भी हमने मेंटेन की कि हमने ये किट्स कहाँ से लेनी हैं और फिर लेबॉर्ट्रीज भी बनाई। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तकरीबन
52 लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बन चुकी हैं और इनमें टेस्ट हो रहे हैं। जब हमने ये काम शुरू किया था तो बड़ी मुश्किल से हम 4 बना पाए थे, तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे ऑलरेडी। और हमारा अभी जो हदफ है वो ये है कि अप्रैल के एंड तक इंशाल्लाह हम 20,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तानियों को लाया जा रहा है कि क्वारंटीन उनको करने के मुकम्मल इंतजामात हैं, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, कल भी 1180 मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तानी वापस पहुंचे हैं, क्या लोग फॉलो कर रहे हैं जो भी SOPs हैं क्वारंटीन करने के मुकम्मल? आप लोगों की तरफ से सहूलियात दी जा रही हैं? नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन तो है ही नहीं ना। ये तो ऐसे तो नहीं है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, देयर इज नो ऑप्शन, दे हैव टू डू इट। तो वो हमने अब जो SOP उस सिलसिले में बनाया है वो ये है कि वो 48 घंटे के लिए उनको हम मेहमान रखेंगे क्वारंटाइन्स के अंदर, फिर उनके टेस्ट करेंगे, उसमें जो नेगेटिव होंगे उनको इस हदायत के साथ कि वो घर जाके अपने आप को आइसोलेट करें। सही। और जो खुदा न खास्ता पॉजिटिव होंगे उनके लिए अलहदा तरीके से इंतज़ाम करेंगे, उनको आइसोलेट करना है, होम आइसोलेशन करनी है, हॉस्पिटल में रखना है या किसी स्पेशल क्वारंटाइन में भेजना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तयशुदा हैं। और अब अच्छी बात ये है कि बड़ी तगोदो के बाद, बड़े मशवरे के बाद इस वक्त पाकिस्तान में क्वारंटाइन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में और तमाम पॉइंट ऑफ एंट्रीज के लिए, यानी चाहे वो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो लैंड रूट्स हैं, चाहे वो बंदरगाहें हैं, तमाम के लिए एक ही SOP इस वक्त जो है वो नाफिज है। बाहर से आने वालों को होटल्स में रखा जा रहा है? जो बाहर से आ रहे हैं लोग, जी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको होटल्स में रखा जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने खर्चे पे कर रहे हैं लोग, और उनके टेस्ट होते हैं, वो अपने खर्चे पे रह रहे हैं होटल्स में? नहीं जी, नहीं, हुकूमत कर रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हुकूमत कर रही है। और मतलब है कि बहुत बड़ी ये लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज है। सही। यानी आप हर सूबे ने इसमें बड़ी तनदही के साथ हजारों की तादाद में क्वारंटाइन फैसिलिटीज डेवलप की हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। सही। और इसको बड़े यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो नेगेटिव आते हैं और घरों को चले जाते हैं तो उनको भी फॉलो अप करने का पूरा इंतज़ाम है। IT टेक्नोलॉजी फुली इन्वॉल्व है, क्वारंटाइन के पूरे SOPs हैं। सही। और मतलब जो कुछ किया जा सकता है जी, मेरा ख्याल है उससे बढ़ के किया जा रहा है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, फैसल ईदी साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या और भी शख्सियात से मिले और किस किस से वो वहाँ पर मिले? इस्लामाबाद में वो थे, अब पूरा डाटा इकट्ठा कर लिए, कहाँ वो गए, किन किन से मिले? जी, इस पे काम हो रहा है। मुझे पूरी तरह तो नहीं पता कि वो किस किस को मिले, लेकिन जाहिर है कि ये इट्स अ नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जहाँ भी होगा और जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब को वो मिले तो जाहिर है कि हम उसके ऊपर काम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मिर्ज़ा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन में 14 रोज़ की तोसी तो की थी, लेकिन इसके साथ साथ लॉकडाउन में नरमी और तामीराती शोबे और मुतादिद कारोबार खोलने का ऐलान भी किया था। सिंध हुकूमत ने इसकी मुखालफत की थी और सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान किया था, लेकिन अब सिंध हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल करने के हवाले से एक प्लान मुरतब किया है और सिंध हुकूमत ने कराची में तिजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन किया है। प्लान के मुताबिक बाजार जो दुकानें हैं दिन में 8 घंटे खोलने
खोले जाएंगे। किराना, मुर्गी और गोश्त की दुकानें और बेकरियां हफ्ते में 2 रोज़ बंद रखने की ये भी तजवीज़ दी गई है। जबकि दूध, सब्जी और फल की जो दुकानें, मेडिकल स्टोर्स हैं, ये पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। जबकि ईद शॉपिंग के लिए 15 रमज़ान के बाद इसमें मज़ीद नरमी का जो है ना वो इम्कान है कि इसमें मज़ीद नरमी हो सकती है। इसके अलावा महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज़ ने मछलियों के शिकार पर पाबंदी में नरमी की है। जबकि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया है। और गुज़श्ता रोज़ SOP की खिलाफ वर्जी करने पर कराची में 3 सनती यूनिट्स को सील किया गया है। लेकिन कराची में अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के खात्मे के लिए ताजरों ने एक दरखास्त दायर की थी, उसको खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि लॉकडाउन बरकरार रखना है या ख़त्म करना है, ये हुकूमती पॉलिसी है। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अदालतों में ऐसी दरखास्तें जो है ना वो दायर की जाती हैं। अदालत ने अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी नईम मीर को 50,000 रुपये जुर्माना भी किया है। दरखास्त गुजार ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड की रकम ताजरों को भी देने का हुक्म दिया जाए। जबकि मुल्क भर में ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि SOPs बनाकर उन्हें भी काम करने की इजाज़त दी जाए। ताजर ये कह रहे हैं कि अरबों रुपए का माल पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है। हुकूमत ने जिस तरह उलमाए कराम के साथ बैठ कर SOPs बनाए हैं, इसी तरह ताजर रहनुमाओं के साथ मार्केटें और बाजार खोलने के हवाले से SOPs बनाए जाएँ। जबकि ताजर तो ये भी कह रहे हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से 2% शरह सूद में कमी की गई है, जो कि नाकाफ़ी है और होनी चाहिए। इससे सनतों को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलेगा, इसलिए मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शरह सूद को 0 कर देना चाहिए। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान नईम मीर साहब ने और सदर अंजुमन ताजरान कराची अतीक मीर साहब। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नईम मीर साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है और इस वायरस से बचाव का हल भी यही है। ज़ाहिर है कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो जब कारोबार मुकम्मल बंद थे तब भी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब हुकूमतें कारोबार खोलने की इजाज़त मिल रही है, तमाम सूबों में सूबाई हुकूमतें ये इजाज़त दे रही हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि आप लोग दरख्वास्त लेकर अदालत इस मामले को लेकर चले गए और ये वाकई ये हुकूमतों का इख्तियार है कि लॉकडाउन में नरमी करनी है, सख्त करना है, ख़त्म करना है, बढ़ाना है? आप अदालत क्यों चले गए? देखें जी, पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत और हमारे दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन होता और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर तमाम फ़ैसले किए जा रहे होते तो हम कभी भी अदालत में न जाते। हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश होती कि हम हुकूमत के साथ बैठ कर अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए मामलात को हल कर लें। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत जो है वो हमें हर मीटिंग में एक नई गोली करा देती थी और हुकूमत हमारा वक्त ज़ाया कर रही थी और अपना वक्त भी ज़ाया कर रही थी। देखिए, हमने इस लॉकडाउन में नरमी के हवाले से तामीराती शोबे और दीगर शोबों की तमाम जो बिज़नेस चेन है उसको खोलने के हवाले से मुतअद्दिद बार वज़रा कराम से मुलाकातें की, वज़ीर सनत और तिजारत से मुलाकात की, हमने वज़ीर कानून से मुलाकात की और ये सारी मुलाकातें मीडिया पे रिपोर्ट हुई और फिर हमारे साथ ये वादा किया गया कि वज़ीर आला से आपकी मुलाकात कराएंगे। फिर हमें कहा गया कि आप अपना एक मुश्तरका डॉक्यूमेंट मुतालबात का लाएँ। फिर हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ कर तमाम तंजीमों ने एक मुश्तरका डॉक्यूमेंट तैयार करके साइन करके वो भी इनके हवाले कर दिया। आपकी मुतालिबात बेसिकली क्या थे कि तमाम जो कारोबार है उनको एकदम खोल देना चाहिए, हर तरह का बाजार, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दुकानें सब खुल जाना चाहिए एकदम, ये मुतालिबात हैं आप लोगों के? नहीं, देखें बात यह है कि जिस भी सेक्टर को खोलने की इजाज़त दी जाती है उस सेक्टर की जब तक मुकम्मल चेन आपकी पोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल और रिटेल, जब पूरी चेन नहीं खुलेगी तो उस एक सेक्टर को बीच में से खोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हमारा पहला तो मुतालबा ये था कि एक तो आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें और दूसरा आप पूरी चेन को खोलें, और तीसरा मुतालबा ये था कि लॉकडाउन के नतीजे में जो बहुत छोटे ताजर हैं जो इस वक्त इमदाद के तलबगार हैं उनके लिए कोई इमदादी पैकेज दिया जाए। तो ये 3 बुनियादी मुतालबे थे। इसमें सस्ती फाइनेंसिंग स्कीम एक मुतारिफ तो करवाई है कि 4%, 5% शरह सूद पर आप लोग अपने वहाँ लोन लें, कर्जे लें और जिन अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देनी है, जो आप लोगों ने खर्चे करने हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने सहूलत दी है छोटे ताजिरों को? नहीं, वो एक गलत फहमी है
वो एक गलत फहमी है। वो जो स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, रजिस्टर्ड सेक्टर के लिए है, और उस स्कीम के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत लंबी चौड़ी है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने लोन लेना होता है और उसके लिए आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा। और ये जो कोलेट्रल है, हर छोटे दुकानदार के पास तो ना अपनी दुकान है ना अपना मकान है, वो तो किराए के मकान और दुकान पे रहता है, वो तो इस कर्जा की स्कीम के अंदर जो है वो क्वालिफाई नहीं करता। तो इसीलिए हमने इनको कहा था कि छोटे ताजरों के लिए आप कोई स्पेशल स्कीम लेके आएँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जो है उसको छोटे ताजर की कोई परवाह नहीं है, और हम छोटे ताजर की जब आवाज़ उठा रहे हैं वो सुनते नहीं, तो अदालतों में जाते हैं तो अदालतें हमें कहती हैं आप सस्ती शोहरत हासिल करते हैं। तो अब हम इस पर क्या तबसरा करें, हमारी समझ से बाहर है। अब सिंध में भी बड़ा ताजिरों का एक प्रेशर था सिंध हुकूमत पर कि जो है ना वो कारोबार खोले जाएं, नहीं तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम चाबियां वज़ीर आला हाउस पे जाकर जमा करा देंगे। अब वहाँ पर भी बदतदरीज आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सब कुछ जो है ना वो नॉर्मल हो रहा है। तमाम कारोबार जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इजाज़त मिली है खोलने की, लेकिन SOPs के साथ तमाम मामलात आप लोगों के तय पा गए हैं हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ? जी, तरीक़ाकार तय पा गया है। और जिस तरह भी आप फरमा रही थी कि तमाम कारोबार एक ही रोज़ खुलना जो है वो यकीनन वो मुनासिब नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर एहतियात उसमें बरकरार नहीं रखी जा सकती। तो कराची में खुसूसन चूँकि कराची पूरी दुनिया में एक बड़े शहरों में से एक है, तो कराची की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए जो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया कि एक कारोबार हफ्ते में 2 दिन या मौका मिले तो 3 दिन वो खुल सके, तो इस तरह की चीज़ें मुत्तफ़िक़ा तौर पर सामने आई हैं। इसमें कोई भाम नहीं है, कोई आपस में तनाज़ा नहीं है। लेकिन इस बात पे हमारा हुकूमत से मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ है कि हम कारोबार एक ऐसे तरीक़ेकार के तहत करें कि जिसमें हम कोरोना वायरस की वबा के फैलाव का सबब न बने। यही सबसे ज़्यादा लम्हा फ़िक्रिया है, कन्फ्यूजन है हुकूमत के लिए भी, हमारे लिए भी। हम भी ये सोचते हैं कि जब मार्केटें खुलेंगी तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बात पर कि हमारा कारोबार भी चले और वबा के फैलने का भी खतरा पैदा और एक और बड़ी अहम बात कि अभी जो इजाज़त मिली है दुकानें खोलने की, काम करने की, वो एक मखसूस औकातकार है, मखसूस टाइमिंग है। तो फिर हम देखते हैं कि टाइमिंग ख़त्म होने से तकरीबन 1-2 घंटा पहले दुकानों पे इतना ज़्यादा रश हो जाता है, बेकरीज पर और ग्रॉसरी स्टोर्स पर इतना ज़्यादा रश हो जाता है। फिर जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक हमें ख्याल करना होता है, उसका भी फिर कोई मकसद नहीं रहता। तो टाइमिंग्स पर भी कोई बात हुई है कि धीरे धीरे आप लोगों को टाइमिंग्स भी बढ़ानी चाहिए दुकानें खोलने की? बेशक देखें, अभी टाइमिंग्स का इतना कोई मसला यूँ नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल करीब हैं। और रमज़ानों में आम जो कारोबार की बंदिश का वक्त है वो नमाज असर है, तो यहाँ इस वक्त नमाज असर 5:30 बजे है, तो हुकूमत ने 5 बजे का वक्त रखा है कारोबार बंद रखने का। तो अज खुद दुकानें 5 बजे बंद हो जाती हैं, तो ये कोई मसला नहीं है, ये बेहतर वक्त है। अलबत्ता जब वस्त रमज़ान आएगा या आखिरी अशरा बिलखुसूस शुरू होगा तो ईद के लिए यकीनन लोग ख़रीदारी करना चाहेंगे। उस वक्त का मगरिब की यानी इफ्तार के बाद मार्केटें खुलती हैं, रात गए तक खुलती हैं, तो उसमें यकीनन तब्दीली लाजिम तौर पर करनी होगी। वहाँ हुकूमत को रात की यानी बाद अज़ अफ्तार के शहर को खोलना पड़ेगा, उसमें भी यकीनन तमाम कारोबार नहीं है। आखिरी अशरे पे ये सोचा जा रहा है, हो सकता है इम्कान है इस बात का कि हर जगह पर आखिरी अशरे में जो मार्केट्स हैं, दुकानें, उनकी टाइमिंग्स को बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब मेरे साथ थे, नई मीर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन पाकिस्तान, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पावर सेक्टर स्कैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की गई इंक्वायरी रिपोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस समेत हुक्काम बाला की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गुज़श्ता 13 सालों के दौरान सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे के बायस
कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने की सिफारिश भी की गई है। गर्दिशी कर्जों और बिजली की कीमत में कमी के हवाले से दी गई जो तजावीज़ हैं उनमें यह कहा गया है कि IPPs का फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए, सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे में सूबों की शमूलियत को मद्देनजर रखा जाए, आइंदा 5 सालों तक नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी आयद की जाए और ज़ेरे तामीर पावर प्लांट्स पर नजरसानी की जाए और 25 साल पूरे करने वाले जो पावर प्लांट्स हैं उनसे बिजली की खरीदारी को तर्क कर दिया जाए। के इलेक्ट्रिक के 1600 मेगावाट के नए पावर प्लांट की तनसीब को रोका जाए, ये भी तजावीज़ में शामिल है। रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि 1994 की पावर पॉलिसी के मुताबिक 17 में से 16 IPPs ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और इससे 415 अरब रुपए से जायद का मुनाफा हासिल किया गया है। ज़्यादातर IPPs के पे बैक का दौरानिया 2 से 4 साल के दरमियान था। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 IPPs ने सरमायाकारी की मुनासबत से 18 गुना ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। 6 कंपनियों ने इक्विटी पर औसतन 60 से 79% रिटर्न हासिल किया, जबकि 4 कंपनियों ने 40% के करीब इक्विटी पर रिटर्न हासिल किया और दूसरे शूबों के मुकाबले में अगर बात की जाए ये मुनाफा कई गुना ज्यादा रहा। हुकूमत को यह भी तजवीज़ दी गई है कि IPPs के लिए 20 टैरिफ डॉलर से रुपए में मुंतकिल कर दिया जाए और टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट की बजाय टेक एंड पे कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया जाए, जबकि साहिवाल कोल पावर प्लांट और कतरी शराकत से तामीर पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट 483 अरब रुपए इजाफी वसूल करेंगे। पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद, मुआविन खुसूसी नदीम बाबर, वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन के पावर प्लांट्स भी अरबों रुपए इजाफी मुनाफा कमाने में मुलव्वस पाए गए हैं, जो रिपोर्ट में बताया गया है। जबकि उनमें से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर ने पावर सेक्टर के स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट की मुखालफत में अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। इस रिपोर्ट पर वो खुलकर तनकीद कर रहे हैं। नदीम बाबर ने वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन और IPPs के साथ 6 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा उमर अयूब को 5 सफ़ात पर खत भी लिखा है। खत में लिखा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट ने मेरी काविशों को ठेस पहुंचाई है। इंक्वायरी रिपोर्ट ने मुझे मायूस किया है। सिर्फ चंद IPPs इजाफी जो है ना वो मुनाफा कमाया। उनके साथ टैरिफ में कमी पर बात होनी चाहिए। इजाफी पावर प्लांट्स लग चुके हैं। मुल्की तलब के पेश नज़र इजाफी पावर प्लांट 6 माह बंद रहेंगे। जनरेशन प्लानिंग का फुकदान था, जबकि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आज के वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने वज़रा को बाकायदा हिदायत की है कि नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार और रज़ाक दाऊद का दिफा किया जाए। बकौल वज़ीर आज़म के तीनों शख्सियात जो है ईमानदार हैं, इसलिए वज़रा को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये हिदायत की गई है। अब मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, बिलाखिर वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। कल शेख रशीद साहब ने मेरे प्रोग्राम में बिल्कुल खुलकर कहा था ये तो चीनी से भी बड़ा स्कैंडल है, इसमें बड़े बड़े इंकशाफात जो है ना वो सामने आएंगे। अब जो वज़ीर आज़म साहब ने वज़रा को हिदायत की है, बड़ा हैरान कर देने वाली ये बात है कि उनको कहा गया है कि वो डिफेंड करें खुसरो बख्तियार का, रज़ाक दाऊद का और नदीम बाबर का। अब बात यह है कि जो वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि तीनों ईमानदार हैं, एटलीस्ट रिपोर्ट आने दें, फ्रांसिक ऑडिट होना है, उससे पहले वज़ीर आज़म साहब कैसे कह सकते हैं कि इनको जो है ना वो डिफेंड किया जाए? जी शाज़िया, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इस जानिब भी हम इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। लेकिन जो शेख रशीद साहब ने बात की, चूँकि मुख्तलिफ औकात के अंदर प्रेजेंटेशन हुई और इस मामले की हसासियत से वो आगाही हासिल कर चुके थे, और जिस बात की निशानदेही शेख रशीद साहब ने कही कि उसी मसले की निशानदेही हमने 11 अप्रैल को की इस पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट की दस्तावेज़ के हमरा। और हमने बताया था अपने नाजरीन को कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है, जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने को हज़ारों अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा है और आने वाले दिनों में भी नुकसान पहुँचेगा। ये मुल्क, अवाम और रियासत इस अदायगियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये बहुत क्लियर कट हमने बात की और इस अरसे के दौरान हमने बताया था कि ये इस रिपोर्ट को अगरचे के गुज़श्ता हफ्ते ही पब्लिक होना चाहिए था, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो ट्रैक रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बरक्स इसको डिले किया गया क्योंकि कैबिनेट के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे और कुछ IPPs की लॉबीज़ ने भरपूर कोशिश की कि हत्तुल इम्कान हद तक इसको
पब्लिक न होने दिया जाए। वो तो मीडिया के 92 न्यूज़ के पास आई, उसके बाद बाकी मीडिया ने भी इसको जेर बहस लाया और फिर ये डिबेट एक स्टार्ट हुई। तो अब हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करते, जो मीडिया 92 न्यूज़ पहले ही पब्लिक कर चुका है। अब जो आपकी बात है, जो वो मिनिस्टर्स जो काबीना का हिस्सा हैं और इस इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने अरबों रुपए का गैर मुनसिफाना तौर के ऊपर फ़ायदा हासिल किया है, जिसके अंदर खसरू मुख्तियार साहब हैं, जिसके अंदर नदीम बाबर साहब हैं, जिसके अंदर रज़ाक दाऊद साहब हैं। देखिए इस वक्त जो इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में एक मुज़ाकराती टीम बनी है, टेक्निकल कमेटी बनी है, वो सारी ऑपरेट हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, जहाँ पर नदीम बाबर साहब मौजूद हैं। और हमने ही अपने नाइट एडिशन में और न्यूज़ ने इस मामले को ब्रेक किया था कि नदीम बाबर साहब ने ख़त लिखा था उमर अयूब साहब को। उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया था। तो ऐसे मेंबरान जब काबीना में मौजूद होंगे, इसका मतलब ये है तो कि नदीम बाबर के अपने इंटरेस्ट हैं जो वो आईपीपीस का इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल साफ साफ लग रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब मुखालिफत करते आए हैं। जी बिल्कुल, ऐसे उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर डिफेंड किया है और हैरानकुन तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ही इस कौम को ये शऊर दिया था कि मफादात का टकराव क्या होता है। जब आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद हो जाए और आपके कारोबार जुड़े हों, कारोबारी मफादात वाबस्ता हों, आप हुकूमत में भी बैठे हों, मुतलका वजारत में बैठे हों, तो आपको अलग हो जाना चाहिए। हम मान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अब वज़रा को ये डायरेक्शन दी है कि वो रज़ाक दाऊद साहब की, खसरू मुख्तियार साहब की और नदीम बाबर साहब ये बड़े ईमानदार लोग हैं, हम मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप जाके इनका दिफा कीजिए, लेकिन जब तक इस मामले की हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि इंक्वायरी कमीशन के पास जाएगी, जिम्मेदारों का तयन और रिकवरी नहीं हो जाती, काश प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये एग्जाम्पल सेट करते। ये तीनों हजरात उस वक्त तक काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे जब तक हम इस मामले को वाइंड अप नहीं कर लेते, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने ये पैटर्न दिया है अपने वज़रा को। दुरुस्त है, बजाय कि अगर आईपीपीज ने, पुरानी हुकूमतों ने आईपीपीज के साथ जो मुआहदे किए, इनकी हुकूमत ने तो कोई अगर मुआहदा नहीं किया, तो बात यह है कि सवाल तो ये उठेगा ना कि अगर पुरानी हुकूमतों ने भी मुआहदे किए तो क्या इन शख्सियात ने फायदा उठाया कि नहीं उठाया? क्या ये तीनों शख्सियात बेनिफिशरी हैं या नहीं है? शाज़िया बिल्कुल, रिपोर्ट के अंदर बहुत मेंशन है, कोई अबहम नहीं है उस रिपोर्ट के अंदर। ना ही अभी तक रज़ाक दाऊद साहब ने, नदीम बाबर साहब ने और मखदूम खसरू मुख्तियार साहब ने 11 अप्रैल को हमने खबर को रिपोर्ट किया और 6 अप्रैल को ऑफिशियली तौर के ऊपर ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सबमिट हुई थी। इस अरसे के दौरान इन तीनों वज़रा साहबान ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि उन्होंने अनजस्ट प्रॉफिट हासिल नहीं किया। उन्होंने जो रिपोर्ट के अंदर प्रॉफिट के फिगर्स अरबों रुपए के कोट किए गए हैं, उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर तो खान साहब को इस बात को गौर करना चाहिए था कि भले पिछली हुकूमतों के गलत फैसले थे, भले गलत पॉलिसी थी, लेकिन उसके ये बेनिफिशरी बने। वो बेनिफिशरी जब बने हैं तो उसका अल्टीमेटली इस प्रोसेस के अंदर जब हुकूमत उनसे रिकवरी करने जा रही है, हुकूमत उनके साथ टैरिफ के ऊपर एडजस्टमेंट करने जा रही है, मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो उस मौके के ऊपर उनको अलग होना चाहिए था। इसके साथ शाज़ी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दूं कि ये यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा इकदाम था इमरान खान साहब का। अगस्त 2019 में उन्होंने ये 9 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई, जिसके अंदर ISI, FI और दीगर इदारों के लोग मौजूद थे। दिन रात अनथक कोशिशों से उन्होंने इसको कंपाइल किया, लेकिन अब जब ये इस रिपोर्ट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई है, ये फाइनल स्टेज में जा रही है, जिसके समरात मिलने इस मुल्क और कौम को, वो इनको टेक्निकल इंक्वायरी कमेटी है वो, और उस इंक्वायरी कमेटी के अंदर वो सरकारी अफसरान शामिल कर दिए हैं जिन्होंने माजी करीब के अंदर IPPs को ये लुक्रेटिव मुआहिदे उनको दिए, उनको रास्ता बताया कि किस तरीके से आप अरबों रुपए कमा सकते हैं, कौमी खजाने से, अवाम की जेबों से निकाल सकते हैं। MD PPIB शाहजहां मिर्जा साहब, इनके दौर के अंदर सबसे ज्यादा IPPs आए, उनको कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। नेपरा के मेंबर टैरिफ सैफुल्लाह चट्टा साहब, वो उस वक्त साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली थे। मुझे याद है कि सैफुल्लाह चट्टा साहब ने कोल पावर प्लांट्स को इजाफी टैरिफ दिलवाने के लिए सर पाँव से भरपूर तगोदो की थी। इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल के अंदर उन्होंने पब्लिक समात का इनेकाद करवाया था। गैर मामूली तौर के ऊपर सैफुल्लाह चट्टा साहब ने खुद प्रेजेंटेशन दी थी ग्रेड 22 के ऑफिसर होते हुए, और नेपरा से मुतालबा किया था कि इनको हायर टैरिफ दें, और नेपरा ने उनकी बात मानी थी।
आज वही सैफुल्लाह चड्ढा साहब नेपरा में बतौर मेंबर टैरिफ मौजूद हैं। इसी तरह जो एक CPP है उसके अंदर एक आबिद लोधी साहब हैं जिन्होंने इस सबको फैसिलिटेट किया था माजी के अंदर। इस वक्त हुकूमत की तरफ उनकी समरी मौजूद है कि उनको 3 साल के लिए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी का जो बिजली खरीदती है IPP से उसका CEO बनाया जाए। ये सब लोग उस टीम का हिस्सा हैं। IPP को एक टेबल पर लाकर उनके साथ निगोशिएशन करनी है, माजी की इजाफी रिकवरियों की एडजस्टमेंट मतलब मुआहदे करने वाले भी और इंक्वायरी कमेटी में भी वही लोग बैठे हुए हैं। मतलब ये कि हर जगह जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा है, बहुत वाजे है। तो इस मामले को उनको देखना चाहिए कि कैसे इन लोगों से दोबारा अच्छा, इनको इस टीम का हिस्सा बना के वो बेनिफिट हासिल। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 वुज़रा खुसरो बख्तियार और नदीम बाबर और अब्दुल रज़ाक दाऊद उनके बारे में डायरेक्शन दी कि इनका दिफा किया जाए। जहांगीर तरीन साहब का नाम भी तो इस रिपोर्ट में शामिल है, उनका भी नाम जिस तरह चीनी स्कैंडल में आया इसी में उनका नाम भी शामिल है। इनके बारे में कोई डायरेक्शंस नहीं दी वज़ीर आज़म साहब ने कि आप इनका भी दिफा करें। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हैरान कुन तौर के ऊपर जहांगीर तरीन साहब JWW और उनके जो पावर प्लांट्स ने इस अरबों रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया और मजीद कमाएंगे उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब पहले ही शुगर स्कैंडल के हवाले से वो ज़ेर अताब हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर ही इब्तदाई इंक्वायरी हुई थी और फिर इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट तकरीबन उसको हतमी रिपोर्ट में मरले में उनकी रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है जो कि 25 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पेश की जानी है। तो हैरान कुन तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब की पावर प्लांट या उनसे मुतल्लिक कोई ऐसी हिदायत नहीं दी। वैसे भी बहुत सी ऐसी खबरें को सुनने के लिए आ रही हैं कि किस तरीके के साथ आटे और शुगर स्कैंडल के अंदर जिन लोगों ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, आवाम से इजाफी वसूलियां की, वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। हुकूमत डिटरमेंट है, इमरान खान साहब डिटरमेंट हैं, कौम से उन्होंने वादा किया था और आने वाले दिनों में कौम देखेगी कि उस वादे के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो इमरान खान साहब किसी। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन है, ना तो आलमी मईशत चल रही है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना ही फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। इन्हीं वजूहात की वजह से आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में बेतहाशा कमी रिकॉर्ड की गई है और तेल की कीमतें तारीखी हद तक गिर गई हैं। कल रात अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $0 से भी नीचे गिरकर -$37.63 तक चली गई थी, लेकिन अब दोबारा से ये कीमतें बहाल तो होना शुरू हो गई हैं और अमरीकी खाम तेल की कीमत $1.10 फ़ी बैरल हो गई है। माहिरीन के मुताबिक कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह मुआहदों की म्याद खत्म होना है, जिसका मतलब ये हुआ कि ताजरों को दोबारा खरीदारों को तलाश करना है, जो बहुत ही मुश्किल हो गया है और ताजरों के पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गई है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि इदारे अब भी तेल पैदा कर रहे हैं क्योंकि पैदावार को कम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे उनके तेल के कुएं जो है ये मुकम्मल तबाह हो सकते हैं और इदारे 1 माह तक तेल पैदा करते रहना बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर इसे बंद करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी खाम तेल की तमाम ज़ख़ीरा गाहें इस वक्त बिल्कुल भर गई हैं, जबकि आलमी मंडियों में तेल की इंतहाई कम कीमतों के बायस तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के रुकन बड़े ममालिक ने कुछ अर्सा पहले, हम जानते हैं साल के आगाज़ में ये फैसला किया था कि वो अपनी यौमिया पैदावार में वाज़े कमी करेंगे ताकि कीमतों को कुछ संभाला मिल सके। ओपेक की रुकन रियासतों ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि वो अपनी यौमिया पैदावार में मई और जून के महीनों में तकरीबन 10 मिलियन बैरल की कमी कर देंगे, लेकिन बज़ाहिर ओपेक की तरफ से इस तारीख की सबसे बड़ी पैदावारी कमी का फैसला भी मददगार साबित नहीं हो सका और खाम तेल की कीमतें मुसलसल गिरती ही गई। जबकि खाम तेल की कीमतों में तारीखी कमी का बराह रास्त फायदा बैन अल-अक़वामी सतह पर सार्फिन को तो पहुंच रहा है, लेकिन उस शरह से नहीं जिस शरह से इस खाम तेल की कीमतें गिरी। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें जो गिरी हैं, इसके असरात यकीनन पाकिस्तान तक तो पहुंचेंगे, जबकि पहले ही मुल्क की सतह पर तेल की कीमतों में कमी की खबरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत 15 से 30 रुपए तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर सकती है। ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि हुकूमत डीजल और पेट्रोल की कीमतें 50 रुपए फी लीटर कम करे। जो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन भी है हुकूमत के लिए? दूसरी तरफ IMF ने भी मुस्तकबिल में पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें दी हैं और ये कहा है कि रवां साल पाकिस्तान के बुनियादी खसारे में भी कमी आएगी। 5 साल बाद महंगाई 10.5% से कम होकर 4.8% रह जाएगी। कर्जे GDP के 73% रह जाएंगे, जबकि यह भी कहा गया है कि कोरोना से पहले पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी
सादगी तसल्ली बख्श थी। सब सूरत हाल पर मैं बात करूँ कि मुझे ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब आपका। आबिद सुलहरी साहब, जो कल से एक वावेला मचा हुआ है कि जिस तरीके से खाम तेल की कीमतें गिर रही हैं, अमेरिका में तो ये मनफी की सतह तक चली गई, अब तो फिर मुस्तहकम होना शुरू हो गई हैं, $1 तक आ गया, मनफी से मुस्बत में आना शुरू हो गए। एक साल पहले तक ये कीमत तेल की फ़ी बैरल $66 फ़ी बैरल थी, फिर 6 माह बाद हमने देखा ये $56 फ़ी बैरल हो गई। 3 महीने पहले तक $58 फ़ी बैरल थी, अब ये $1 पर अगर आ गई है, आलमी मार्केट पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, इस वक्त तमाम आलमी मालियाती इदारों ने एक चीज़ की वार्निंग दे रखी है और वो है ग्लोबल रिसेशन, जिसको ग्रेटर डिप्रेशन का नाम भी दिया जा रहा है, ग्लोबल रिसेशन का नाम भी दिया जा रहा है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, जब तमाम दुनिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो इस वक्त बंद पड़ी है, ट्रेन्स बंद पड़ी हैं, जो 50% प्लैनेट है वो घरों पे मुक़य्यद है, गाड़ियाँ चल नहीं रही, तो डिमांड जो है वो तो बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो पे है। अब इतनी कम डिमांड पे यकीनी तौर पे जब अमेरिका में जो हुआ, और जो फिनोमिनन था ये अमेरिका में इसलिए स्टार्ट हुआ कि ये अमेरिका का बेंचमार्क प्राइस यहाँ पे डिटरमिन होती है वेस्टर्न टेक्सास से। तो अमेरिका में अब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया, डिमांड नहीं है, तो वहाँ पे तो ये कीमतें कम हुई, लेकिन इसके साथ 2 और मंडियाँ हैं तेल की, वहाँ भी इसकी जो गिरावट है वो देखने में नज़र आई। एक ब्रेंट नॉर्थ है जो कि यूरोप की मार्केट को कैटर करता है, ब्रेंट नॉर्थ में 20% कमी देखने में आई है, और वहाँ पे जो इस वक्त तेल की कीमतें हैं वो $14-15 पर बैरल पे आ गई हैं। इसी तरह से तीसरी जो मार्केट है वो गल्फ मार्केट है, यहाँ से पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, इसको अरेबियन लाइट मार्केट कहा जाता है, और अरेबियन लाइट में भी इस वक्त तेल की कीमत जो है वो $12-14 पे आ गई है। यानी इस वक्त आपके पास सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, और ये सिलसिला जो है ये अभी मज़ीद चंद महीने चलने का इम्कान है। अब जब हम घर की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में हमें जो इशू नज़र आता है वो ये है कि हमारे अपने पास स्टोरेज की गुंजाइश नहीं है। यानी पाकिस्तान यकीनी तौर पे अगर हमारे पास स्टोरेज की गुंजाइश हो तो हम वो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो क्रूड मंगवाएं और मंगवा के उसको ज़खीरा कर लें, लेकिन हमारी तो रिफाइनरीज जो हैं वो चौक हुई पड़ी हैं। देखिए, पाकिस्तान में भी ना जहाज़ चल रहे हैं, ना ट्रेनें चल रही हैं, ना गाड़ियाँ उस तनासब से चल रही हैं, ऑफिस जो हैं लोग वहाँ पे नहीं जा रहे, स्कूल जो हैं वो बंद हैं। तो यहाँ पे पिछले महीने बल्कि क्रूड जो है इंपोर्ट उसको बैन लगा दिया गया था, ताकि जो रिफाइनरीज हैं वो अपना जो क्रूड है वो उसको रिफाइन करें, पेट्रोलियम मसनूआत बना बेचें, और उनके पास स्टोरेज मौजूद हो। तो इसका जो थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो तो देखने में शायद मिले जब हम मई के सौदे कर रहे होंगे, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो यकीनी तौर पर ज़्यादा होगा। इसका मतलब हमें फायदा मिल सकता है मई के सौदे करने पर, मई हम खरीदते हैं तो ही हमें इसका जो है ना वो फायदा मिल सकता है। हम सौदे प्लेस करेंगे जो कि मई के एंड पे जो डिलीवरीज आएंगी उन पे फायदा मिलेगा, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को शायद उससे ज्यादा होगा। और नुकसान जो है, सबसे पहले तो गल्फ कंट्रीज पे जब ये ऑयल की कीमतें जब गिरती हैं तो इसका असर गल्फ की सर्विसेज इंडस्ट्री और गल्फ की जो इंडस्ट्री है उस पर पड़ता है, जिसका असर हमारे जो एक्सपर्ट्स वहाँ पे काम करते हैं उन पे पड़ता है, और उसका असर जो है हमारी रेमिटेंसेस पे पड़ता है। ऑलरेडी यूएई और सऊदी अरेबिया उन्होंने कह दिया है तमाम ममालिक को कि वो अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको रिपैट्रिएट कर लें। रिपैट्रिएशन का मतलब ये है कि अगर आप वो लेबर फोर्स पाकिस्तान में लेके आते हैं तो एक तो उनकी रेमिटेंसेस आना बंद होगी, दूसरी उनके लिए यहाँ पे फौरी तौर पे कोरोना में कोई ऐसी रोजगार के मौके उनको बेचारों को नहीं मिलेंगे। तो ऑपोजिशन ये जो मुतालबा कर रही है आबिद सुलहरी साहब के पर फी लीटर हुकूमत कर दे, क्या ये हुकूमत के लिए इतना मुमकिन है ये करना? मैं उस पर भी आता हूँ। मैं सिर्फ इसका अगर आपको दूसरा नेगेटिव पॉइंट बता दूं तेल की कीमतें गिरने का जो पाकिस्तान पे होगा, और वो ये होगा कि आपके जो कंट्रीज यहाँ पे हमारी इंपोर्ट जाती है, अगर यूरोप और अमेरिका में रिसेशन आता है तो यकीनन हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कैंसिल होंगे, और हमें जो फ्यूचर में अगर इस तरह से रहता है तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्सपोर्ट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। रिसेशन है उसका दोनों तरफ से हमें नुकसान हो रहा होगा। अब जो अपोजिशन की डिमांड है वो यकीनी तौर पे थ्योरेटिकली एक वैलिड डिमांड है, लेकिन ये भी देखना है कि हमारे यहाँ ऑयल जो है वो सिर्फ हम एनर्जी के तौर पे यूज नहीं करते हैं, ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है हुकूमत के लिए, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। अगर मैं आपको इंग्लैंड की मिसाल दूं तो इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो जो फिक्स टैक्सेस हैं वहाँ पे 1 पेंस पर लीटर आ जाए ऑयल,
उसके ऊपर 56 पेंस जो है वो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, फ्यूल टैक्स। उसके ऊपर 20% वैल्यू एडेड टैक्स है, और 10 पेंस जो होता है वो पेट्रोल पंप वाले का मार्जिन होता है, और वो उसके 1 पाउंड के लगभग वो जो है पर लीटर जा पहुंचता है। इसी तरह से पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो जब सारी इंडस्ट्री बंद है, तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद है, तो हुकूमत के पास जो एक वाहिद जरिया होगा रेवेन्यू का वो इस पे टैक्स ही है। अगर वो सारा उस पे खत्म कर दे। इंपोर्ट बिल भी तो अगर मई के में हम डिलीवरी है, मई का सौदा करेंगे तो इंपोर्ट बिल भी तो हमारा कम होगा ना, फिर उस लिहाज से वो भी तो एक बचत होगी ना। वो आपको यकीनन बचत होगी, लेकिन आपको ये भी देखना है कि इस वक्त आपको एहसास प्रोग्राम के लिए भी पैसे चाहिए, इस वक्त हेल्थ के लिए भी पैसे चाहिए, इस वक्त जो मुख्तलिफ फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिए जा रहे हैं उनको भी कहीं से स्पॉन्सर करना है। तो हुकूमत जो है यकीनन तेल की कीमतों में कुछ कमी लाएगी, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि तेल की कीमतें पाकिस्तान में 50 रुपए लीटर पे चली। सही, बहुत शुक्रिया आबिद सुलेहरी साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ थे, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 82वां यौम वफ़ात है। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की वजह से अल्लामा इकबाल की यौम वफ़ात पर होने वाली तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया, जबकि मसाजिद में दुआया तकरीबात का अहतमाम किया गया। पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए उनकी खिदमत किसी से पोशीदा नहीं है। अल्लामा इकबाल ने ही पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था और अपनी शायरी के ज़रिए बरसग़ीर के मुसलमानों को एक कौम बनाया था। और आज हम आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में ख़ुद मुख्तार और ज़िंदा कौम हैं। इसी ख्वाब और इसकी ताबीर की वजह से हम हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करना जानते हैं। हम एक ज़िंदा कौम हैं। जब जब कोई मुश्किल पेश आई, इस कौम ने हमने इसका मिलकर मुकाबला किया है, इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ, और बेशक आज भी इसी यकजहती और ज़िंदा दिली की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर कोरोना को इन मुश्किल हालात में ज़रूर शिकस्त देंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।